दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ी बहुमत मिली है और अब 2-4 दिन में ही नए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ मंत्रिमंडल के भी विस्तार होंगे और इसी विषय पर बात करने के लिए आए हुए हैं बिहार के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे सर के पास। सर, न्यूज लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत। सर, धन्यवाद आपको। सर, बिहार में अब 2-4 दिन में ही नई सरकार का गठन हो जाएगा और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल में होगा, ये सब बातें भी सामने आ जाएंगी। इसी बीच आज जनसुराज का एक पत्रकार परिषद हुआ है जिसमें उनके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उन्होंने अपने हार की भी बात स्वीकारी और इसके साथ उन्होंने यह भी घोषणा की है कि जो भी बिहार में दागी मंत्री हैं, चाहे वो जदयू के हो चाहे वो भाजपा के हो, उन्हें भाजपा फिर से जिम्मेदारी देने के पहले सोचे और विचार करे और फिर निर्णय ले, अन्यथा जनसुराज को फिर से जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। तो सर, इस पे आपकी क्या राय बनती है? देखिए, अभी बिहार में 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने सभी नव निर्वाचित 243 सदस्यों की सूची जारी कर दी और विधानसभा का भी गठन हो जाएगा। विधानसभा का जो इसी चुनाव आयोग की अधिसूचना के साथ वो चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को आयोग की ओर से सूची दी जाएगी और जो मौजूदा विधानसभा है 17वीं विधानसभा भी गठित होगी, नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। इसके बाद नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा और विधायक दल की बैठक जो इसमें 5 दल सत्तारूढ़ एनडीए में अभी जो सत्तारूढ़ दल है उसी को बहुमत मिला है। आपने ठीक ही कहा कि प्रचंड जीत मिली थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी जीत मिली थी। एनडीए ने 2 शतक लगा दी, 202 सीटें जीती। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें भी कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष हैं फिर 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये तय है। और इस मौजूदा विधानसभा जो अभी तक चुनाव हुआ इसमें तो 2 ही चेहरे पर चुनाव हुए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार का जो आभा मंडल है उसके सामने बहुत छोटे पड़े तेजस्वी यादव। राजद पार्टी मात्र 25 सीट पर सीमित है। हाँ, वो विपक्ष के नेता की जो कुर्सी है तेजस्वी यादव की, उसके लिए जो अपेक्षित संख्या है 25 की, वही 25 ही विधायक मिलेंगे। तो सरकार तो अब सभी विधायक दल में जो हर चुनाव के बाद होता है कि नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक, उसके पहले नेताओं की बैठक, ये सारा सिलसिला आज पूरे दिन मुख्यमंत्री अपने सहयोगी दल के नेताओं से मिलते जुलते रहते और स्ट्रेटजी भी बननी तय हो गई हर दल में कि कौन मंत्री होगा, क्या बदलाव होगा। आप सभी जानते हैं कि अभी नीतीश मंत्री परिषद के 29 मंत्री चुनाव जीते थे, इसमें 28 जीत गए और एक चुनाव नहीं जीत पाए सुमित कुमार सिंह, जो जमुई जिला के चकाई से निर्दलीय विधायक थे, लेकिन वो जदयू के टिकट पर इस बार लड़े। बाकी 28 जीत गए हैं। तो नई सरकार में पहला सवाल ये होगा कि कौन क्या होगा। 28 सभी मंत्री होंगे, मेरा हैसियत नहीं है, इसलिए कि कुछ नए चेहरे पर दाव लगाया जाएगा। तो मैंने आपसे चर्चा की कि 29 मंत्री चुनाव लड़े, उसमें एक हार गए, तो 28 मंत्री फिर क्या नई सरकार में वो सभी 28 को जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक बड़ा बदलाव हुआ है कि असेंबली में, इस मौजूदा असेंबली में भी बीजेपी सब जदयू से बड़ी पार्टी थी और नई विधानसभा में भी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उसके 89 एमएलए जीत कर आए, लेकिन जदयू के विधायकों की संख्या 43 से बढ़कर 85 हो गई है। अब संख्या बल के विधायकों की संख्या बल के हिसाब से ही मंत्रियों का प्रतिनिधित्व मिलता है। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का कद बढ़ गया, लेकिन उनके पद घट जाएंगे, उनके मंत्रियों की संख्या घट जाएगी नई सरकार में। अब जो 43 जिसके विधायक हैं, स्वाभाविक उसके 85 हो गए तो उनका मंत्री बढ़ेगा ज्यादा। और वो तो जो बड़े विधायक 85 वाले हैं उनकी संख्या वो नहीं रहेगी। एक नई पार्टी आ गई है लोजपा, जिससे 19 विधायक जीते हैं और अभी केंद्र में भले चिराग पासवान एनडीए में शामिल हैं, वहाँ केंद्र में मंत्री हैं। बिहार में तो वो सरकार में कोई सहभागिता है नहीं,
उनके कोई विधायक है नहीं। एक पहली बार जीते भी थे मौजूदा विधानसभा में, तो जदयू में जा मिले। तो 19 विधायकों के बल लोजपा रामविलास की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ सरकार में साझेदारी हिस्सेदारी मिलेगी, बल्कि संभव हो कोई उप मुख्यमंत्री का भी एक पद, मंत्री का पद तो 2 से 3 मिलना तय है मुझे लगता है। और जो फिर मांझी की पार्टी है या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो अभी एक मिले हैं उनके। तो 2 मंत्री बनाने की मांग हमेशा करते रहेगा। अभी तो मांझी जी के सुपुत्र सुमन है अभी मंत्री थे, तो संभव 2 मिले, एक तो मिलना तय है। तो एक बड़ा बदलाव ये होगा कि बिहार में मंत्रियों की संख्या में बदलाव होगा, मंत्री के चेहरे बदलेंगे, कुछ नए लोगों को अवसर मिलेंगे। और फिर जिस ढंग से विभिन्न जाति समूह का वर्गीकरण होता है, क्षेत्र का वर्गीकरण होता है, उस हिसाब से मंत्रियों को जगह मिलेगी। एक बड़ा बदलाव आपको देखना पड़ेगा नई विधानसभा के नए अध्यक्ष का। अभी जो मौजूदा स्पीकर हैं वो चुनाव बेटिकट हो गए नंद किशोर यादव, तो नई विधानसभा बनेगी तो उस अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई नया ही चेहरा होगा नई विधानसभा। अब वो बीजेपी का होगा कि जदयू का, मुझे लगता है कि बीजेपी का ही विधायक होगा। तो वो स्थिति होगी। शपथ ग्रहण के लिए अभी डेट, स्थान और टाइम तय नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि कल तक ये भी तस्वीर सामने आ जाएगी, तो उसमें प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी आएंगे। नीतीश जी जो जदयू के अध्यक्ष हैं वो तो 10वीं बार सीएम ही बनेंगे, और सीएम बनने पर कहीं कोई सवाल नहीं है कि कोई चेहरा तय होना है। प्रारंभ से ही खासकर अमित शाह जी ने ये बात बहुत जोर डाल करके हमेशा कहते रहे कि भाई न केंद्र में वैकेंसी है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, न बिहार में वैकेंसी है, नीतीश कुमार है सीएम, और उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और जब एनडीए को बहुमत मिलेगा तो विधायक मिल करके सभी फिर वो नेता चुन लेंगे। वो लेने प्रक्रिया बना, हालांकि एक मुद्दा रहा ही विपक्ष के लिए इस चुनाव में, 18वीं विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को पिछले सभी चुनावों की तुलना 2005 से बीजेपी के साथ दोस्ती है, लेकिन सीएम का चेहरा घोषित नहीं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और जो नतीजे आए हैं उसमें मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के काम, नरेंद्र मोदी के नाम, जंगल राज का डर, एनडीए का बेहतर चुनाव प्रबंधन और फिर महिला मतदाता भाग्य विधाता, जो महिलाओं की इस चुनाव में भागीदारी हुई 9% से अधिक, और उसका लाभ मिला नीतीश कुमार को। और फिर इसी तरह से जो कानून व्यवस्था को लेकर जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के रेजिम में जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, जो विकासहीनता था, इसको बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री ने 4 अक्टूबर से जो शुरू किया, तो इस चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बन गया था कि भाई अब जंगल राज की वापसी नहीं होने देना है। जंगल राज का डर एनडीए को दिखाया गया, और ये ठप्पा जो राजद पर लगा हुआ है जंगल राज का, उस ठप्पा को दूर करने में तेजस्वी सफल नहीं हुए। और तेजस्वी के लिए जो खासकर उनका ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन महागठबंधन चुनाव के जो हार मिली, करारी हार मिली, इसका ये प्रमुख कारण मैं ये मानता हूँ। सर बहुत अच्छा आपने बताया ये पृष्ठभूमि थी सर, लेकिन अब एक बार थोड़ा नजर डालेंगे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे समाज की तरफ से, मतलब जन समाज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने भाजपा के भी अनेक मंत्रियों, पदाधिकारी, मतलब राज्य के प्रमुख जो है उनसे लेकर अनेक मंत्री, प्रमुख मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जदयू के भी अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया था। तो अब इनका भविष्य क्या होगा सर? देखिए, नेता कोई अब बेदाग छवि हो, विवाद न हो, और ऐसे लोगों को जगह भी आजकल तो राजनीति में खासकर चुनाव जीतने के लिए धन बल, बाहुबल और जाति बल आजकल मुख्य आधार और पैमाना हो गया है। और अब भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे तो कहाँ ऐसे लोगों से लोग दूरी बनाते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग, एक समय था जब अपराधियों से दूरी राजनेता बनाते थे, लेकिन जब रात के अंधेरे में मिलने लगे और अपना वोट दुरुस्त करने के लिए, जब ये मैं बात कर रहा हूँ जब बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी, वो टीएन सेशन के जमाना के पहले तक, तो उस समय तक तो अपराधी से रात में मिलते थे लोग, अब उनका सहारा लेने लगे थे बूथ लूटने पर। आज तो वोट चोरी की बात होती, पहले तो वोट की डकैती होती थी दिन रात। तो जो बात आपने कही कि नेताओं की छवि जो अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, तो अपराध में भ्रष्टाचार भी है।
तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, व्यवस्था हो, समाज हो, ऐसे जो अपराधी है वो महिमा मंडित न किए जाए, ऐसे जो भ्रष्टाचारी है। लेकिन आज भ्रष्टाचार मुद्दा है, चिंतन और चिंता का विषय है, लेकिन ऐसे लोग से कहाँ पार्टियां परहेज, न टिकट देने में, न चुनाव लड़ाने में, और उनको फिर उनकी दिन देखी जाती है। अभी जन स्वराज की ओर से आपने ठीक ही कहा कि अशोक चौधरी जो अभी मंत्री हैं इस सरकार में, अब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप किया कि उन्होंने एक सिख का कॉलेज कब्जा कर दिया है। सीधे आरोप था कि अशोक चौधरी ने अरबों की कमाई की है, कमीशन खोरी की है, सड़क बनाने में क्या कुछ आरोप लगाया और संपत्ति बटोरी, संपत्ति बनाई। उसी तरह से संजय जायसवाल वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमपी है, उन पर आरोप किया। कुल मिला जुलाकर फिर जीवेश मिश्रा है, उन पर भी आरोप शिकायत थी। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, उनके बारे में कैसे कोरोना काल में उन्होंने संपत्ति बनाई और क्या अर्थव्यवस्था की बदहाली रही है, सारा चर्चा प्रशांत किशोर ने की। इसी संदर्भ में आज पार्टी की ओर से आयोजित एनडीए को एक कॉल दिया गया कि आप रागी मंत्री, भ्रष्ट मंत्रियों को आप सरकार में, नई सरकार में जगह नहीं दीजिए। और जो चुनाव में आपने वायदा किया है कि बिहार से जो लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन होता है, आप उसको रोकिए। और जो नीतीश कुमार को भी ललकारा है कि भाई आप जो 3C की बात करते हैं कि उससे हम समझौता नहीं करेंगे, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से, तो कम से कम करप्शन के इश्यू पर आप अपना जो कमिटमेंट दिखाते हैं वो सामने उसको इम्प्लीमेंट होता है, चुनौती दी है, ललकारा है। उसी संदर्भ में जन स्वराज की ओर से कहा गया है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आंदोलन पार्टी की ओर से करेगी। बहुत बढ़िया विश्लेषण सर। मतलब आपके हिसाब से बिहार में 10वीं बार शपथ ग्रहण करने वाले नीतीश कुमार जी अपने 3C मतलब करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म और भाजपा का जो शुरुआत से एक नारा रहा है, चाल, चरित्र और चेहरा, इस पर वे कितना ध्यान देते हैं और अपने मंत्रिमंडल में कैसे लोगों को शामिल करते हैं, या आगे आने वाले 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे नए विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहें हमारे न्यूज घर पटना यूट्यूब चैनल को। आप हमारे न्यूज घर पटना यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज घर पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।